नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली आईएएस में। आज हम लोग अपने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले केस पे बात करेंगे जिसका नाम है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड जान लें सो दैट हम लोग को समझने में थोड़ा इजी हो। देखिए, 2012 में शिवसेना के चीफ थे बाल ठाकरे। उनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश और बंद किया जाता है पूरा मुंबई। बंद मतलब कि एक तरीके से समझ लीजिए पूरा शटडाउन। ना कोई ट्रांसपोर्ट चलेगी, ना कोई शॉप्स खुलेंगी, पूरी तरीके से बंद। और जो ये बंद होता है वो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और मेनली ये यूज़ किया जाता है जब उनको अपनी आवाज़ पहुंचानी होती है, अपने बातों को रखने के लिए। और या तो आप कह लीजिए एक तरीके से अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए। ठीक है, अलग अलग पर्पस होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के। सो इनका एक एक अलग पर्पस होगा शिवसेना का बंद करने का, सो डैट कि बाल ठाकरे जी को एक तरह का रिस्पेक्ट प्रोवाइड करा पाएँ। जिस तरह से भी उनकी सोच होगी उसको ज़्यादा एलोबरेट ना करते हुए थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे। मेन मकसद ये था कि आपको बंद का मतलब समझाना था। और एक बात और, बंद एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आप अगर बंद घोषित करते हैं और बंद को प्रैक्टिस करते हैं तो आप पूरी तरीके से शट डाउन कर रहे हैं उस शहर को या स्टेट को। ठीक है, जहाँ भी आपने बंद लगाया, भारत बंद भी हो सकता है, एक स्टेट भी बंद आप घोषित कर सकते हैं, या आप एक तरीके से शहर भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया पे बंद घोषित करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं दूसरे का फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर रहे हैं जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। क्योंकि उसमें बंद में ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, ना ही शॉप्स खुल रही हैं, अलग अलग एक तरह का बंद हो जाता है, रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। ठीक है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा करवाया जाता है ये। तो इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है। तो मैंने आपको यही बताया कि शिवसेना के जो चीफ थे बाल ठाकरे, उनकी मृत्यु हो गई और जिसके कारण बंद किया गया। तो इसी पे दो बच्चियां थीं जिन्होंने फेसबुक पे लिखा और अपना डिसप्लेजर एक तरह से प्रतीक प्रतीक किया, मतलब कि नाराज़गी व्यक्त की, ये लिखते हुए कि इस चीज़ को नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे और लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। उन्होंने एग्जैक्टली फंडामेंटल राइट नहीं बोला, बट एक तरीके से उनका यही भाव था बोलने का कि आप ये जो फ्यूनरल सेरेमनी है इसको आप कहीं अलग जगह भी कर सकते थे, सो डैट कि पूरे जो लोग हैं, पब्लिक हैं, उनको ये समस्या ना देखनी पड़े। ठीक है, अब ये वायरल हो गया इनका पोस्ट। फिर मुंबई पुलिस ने इन दोनों लड़कियों को अरेस्ट कर लिया सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत। ठीक है, अब देखिए, सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है क्या, पहले ये जानते हैं। देखिए, इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई पर्सन किसी भी तरीके का डेंजर, इनकन्वीनियंस या इंसल्ट करता है किसी की, किसके थ्रू, सोशल मीडिया मान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल मान लीजिए, मतलब कुल मिला के कंप्यूटर के द्वारा, एक तरीके से समझ लीजिए कि सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, ईमेल हो गया, तो इसके द्वारा अगर कोई पर्सन इंसल्ट किसी करता है या उसको इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है या अनोयंस करता है, तो उसको सेक्शन 66A के तहत 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ जुर्माना भरना पड़ सकता है उसको। ठीक है, अब जो इसमें एक्ट में दिया है, जो ये इंसल्ट वर्ड दिया है, इसके तहत जो इन्होंने इन बच्चियों को गिरफ्तार किया इस एक्ट के तहत, ये इंसल्ट वर्ड को डिफाइन कौन करेगा? क्योंकि उस लॉ में तो, उस एक्ट में तो इंसल्ट को डिफाइन नहीं किया गया कि इंसल्ट किस चीज़ को मानेंगे। आए दिन कोई ना कोई किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे कर रहा है, तो क्या सबको आप डाल देंगे सेक्शन 66A के तहत? तो यही बात है कि इसमें इतनी एम्बिग्यूटी है और इतना वेग है ये, और काफ़ी आर्बिट्री यूज़ किया जा रहा है इसका इस तरीके से कि आप इतनी सी बात के लिए उन दो बच्चियों को अरेस्ट कर लिए। ठीक है, हालांकि बाद में उनको रिलीज़ कर दिया गया और वो एक्ट भी हटा दिया गया। बट श्रेया सिंघल जो थी, एक लॉ स्टूडेंट थी दिल्ली में, इन्होंने पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और कहा ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जो सेक्शन 66A है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यही क्वेश्चन उठा, क्या ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, जो ये सेक्शन 66 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है? तो ये तो एक तो हमारा जो आर्टिकल 19 है, 1 क्लॉज A है, इसका वायलेशन करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, जो हमें फ्रीडम मिली है बोलने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की। ठीक है, तो यही चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को इंटरटेन किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए बोला कि डेमोक्रेसी की जब बात आती है,
तो थॉट की लिबर्टी मतलब कि थॉट की आज़ादी, जो आपकी सोच है उसकी आज़ादी और जो आपके एक्सप्रेशन है उसकी आज़ादी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी फ्रीडम नहीं होगी बोलने की, सोचने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, तो वो डेमोक्रेसी कैसे होगी? वो एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू करता है, पुट करता है वो आपके डेमोक्रेसी में। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है। इसको आप कैसे कर्टेल कर सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि सेक्शन 66 ए जो आईटी एक्ट है, पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको ख़त्म किया जाए। और उन्होंने कहा कि जो ये एक्ट है, ये बहुत सारे स्टेट्स में इसका मिसयूज़ किया जाता है और इनोसेंट पर्सन इसके एक्ट के उसमें फंस जाते हैं जस्ट बिकॉज वो कुछ क्रिटिक्स कर देते हैं सोशल मीडिया में। ठीक है, देखिए अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होंगे करेंटली रोज़ रोज़, तो आप इसका एग्जांपल लाइव देख सकते हैं जो इन्होंने बोला कि मिसयूज़ किया जाता है पुलिस के द्वारा इस सेक्शन का। हालांकि सेक्शन तो ख़त्म कर दिया गया है, बट अगर तब भी देखा जाए बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न अभी भी हैं जो इन पे कर्व कर सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, कोई कुछ बोलता है या क्रिटिसाइज़ करता है या किसी तरीके से अब्यूज़ कर रहा है कोई किसी को, तो उसको लेके बहुत सारे ऐसे एक्ट प्रोविज़न्स हैं। और आप देख सकते हैं अपने लाइफ लाइफ में कि अभी जो करंटली चल रहा है, कोई अगर सोशल मीडिया में किसी को क्रिटिसाइज़ करता है तो अलग अलग उस पर एक्ट लगा के उसको जेल भिजवाने की कोशिश की जाती है और भेजा भी जा रहा है, कुछ ना कुछ उन पे लगाए जा रहे हैं ऐसे ऐसे एक्ट जो कि उसके लिए वो नहीं एलिजिबल हैं। देन ऑल्सो उनको इस तरह का सहना पड़ रहा है और मिसयूज़ हमें देखना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया में अगर किसी ने एक जो अभी पार्टी है सत्ता में उसके खिलाफ अगर बोल दिया, किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो हम देखते हैं कि वो पुलिस के द्वारा किस तरीके से मिसयूज़ किया जाता है कभी कभी कुछ एक्ट को और उस पर्सन के ऊपर लगाया जाता है जो कि सिर्फ अपना एक बात रखता है और क्रिटिसाइज़ करता है। और क्रिटिसाइज़ करना देखिए एक डेमोक्रेसी का बहुत ही अहम पार्ट है। आप क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे तो कैसे आप ये प्रूव कर पाएंगे कि सोसाइटी में गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, और अकाउंटेबल आंसरेबल आप कैसे बनाएंगे किसी को? अगर कोई एक व्यक्ति, सारे एक व्यक्ति अगर बैठ जाएं और किसी को क्रिटिसाइज ही ना करें गलत चीज़ पे, तो ये डेमोक्रेसी कैसे कहलाएगी? डेमोक्रेसी के लिए क्रिटिसाइज होना बहुत ज़रूरी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, और आपके थॉट्स को लिबर्टी मिलना, फ्रीडम मिलना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारा ओनली आईएएस का मैंने पहले बताया टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सो डैट सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि कोई भी यूट्यूब में वीडियो अपलोड होती है हमारे चैनल पे, तो आपको वहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। माइट बी पॉसिबल कि आप अ, हमेशा नहीं देख पाएँ यूट्यूब में कौन कौन सी वीडियो आ रही हैं, पर टेलीग्राम चैनल आप कर लेंगे तो आपको तब भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि कौन सा वीडियो आया है और आप चेक कर सकते हैं। प्लस वहाँ पे कुछ पीडीएफ्स होती हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी, और वो स्टेट पीएससी या यूपी पीएससी से रिलेटेड पीडीएफ्स होंगी, करंट अफेयर की पीडीएफ्स वहाँ पे अवेलेबल होंगी। प्लस मेरे जो इस लेक्चर की पीडीएफ है वहाँ वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिए सो डैट आपको ईजी हो थोड़ा इसको कंटिन्यू करने में, हर जो सीरीज़ हम चलवा रहे हैं उस चीज़ को कंटिन्यू करने में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही है कि सेक्शन 66 ए को इन्होंने पूरा स्ट्रक डाउन कर दिया और कहा कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल राइट है ये एक सिटीज़न का, इसको आप कर्टेल नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस सेक्शन को स्ट्रक डाउन करके इन्होंने गवर्नमेंट के आर्बिट्री जो पावर है कहीं ना कहीं उसको कर्ब करने की कोशिश की है और कर्ब किया भी सेक्शन 66 ए को स्ट्रक डाउन करके। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी भी बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, पीनल कोड हैं, इंडियन पीनल कोड हैं जो कि बहुत सारे ऑनलाइन अब्यूज़ हैं, हैरेसमेंट्स हैं, उनको उनको रेगुलेट करने के लिए अवेलेबल हैं। सो बेसिकली देखिए आर्टिकल, मैं फिर से बताता हूँ आपको, काफ़ी सारे लेक्चर में बता चुका हूँ। रोमेश थापरा भी लास्ट टाइम हमने एक डिस्कस किया था, रोमेश थापर का केस, जिसमें कि यही था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन हो रहा था, वायलेट हो रहा था, जिसमें कि क्रॉस रोड जर्नल थी बैन कर दिया गया था क्योंकि वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे जो करंट गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसीज़ को लेके क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। देखिए कितना डिफरेंस है दोनों केस में। देखिए डिफरेंस नहीं है, सॉरी सिमिलैरिटी है, बस तरीका अलग है। अब देखिए उस टाइम रोमेश थापर वाले केस में आपने देखा होगा कि उनका एक वीकली जर्नल आता था। ठीक है, वीकली जर्नल कौन सा आता था? क्रॉस रोड्स आता था। अब उस क्रॉस रोड्स वीकली जर्नल में रोमेश थापर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते थे, उनके पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे। यहाँ पे क्या हुआ, एक दो बच्चियों ने बस क्रिटिसाइज़ भी नहीं कह सकते, उन्होंने बस अपना एक नाराज़गी जताया कि ये सही नहीं है जो बंद किया गया है फ्यूनरल सेरेमनी के लिए पूरे मुंबई को, जिससे कि और लोगों को दिक्कत होगी, ये सही नहीं है। अब देखिए आप एक जगह सोशल मीडिया, एक जगह जब सोशल मीडिया नहीं था तब, तो आप देख रहे हैं मतलब किस तरीके से दोनों ही उसमें इस तरह का फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया है, प्रेस का भी, एक इंडिविजुअल आदमी का भी।
तो मैंने आपको ये केस में भी बताया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैसे हनन हुआ, और इसमें भी मैं वही बता रहा हूँ आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच हनन हुआ। तो आपको उसमें बताया था मैंने, आर्टिकल 19 1 क्लॉज सब क्लॉज ए में ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है हमको, और साथ ही में उसमें कंडीशंस भी हैं, क्योंकि आपका ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है जो कि आर्टिकल 19(2) में मेंशन है कि अगर आप स्टेट की सोवरेनिटी को या इंटीग्रिटी को, ठीक है, आप हैम्पर करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं, डिफेमेशन करते हैं, या किसी तरीके से आप किसी को उकसाते हैं, दंगा होता है जिसके कारण, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ये सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसको आप हैम्पर नहीं कर सकते। अगर इसको हैम्पर करते हैं आप, तो आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्टेल कर सकती है गवर्नमेंट। ओके, सो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पूरा मैंने एक ये बताया केस, इससे पहले भी हमने रोमेश थापर का किया था। आगे भी इससे रिलेटेड अगर कोई केस रिलेवेंट होगा मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, आगे मिलते हैं आप।